गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th साइंस का एक चैप्टर दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल लेकर के आए हैं। अब हम इस चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताएंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एटम एंड मॉलिक्यूल? हम अपने चारों तरफ कई तरीके के पदार्थों को देखते हैं, कई तरीके के सब्सटेंसेस को देखते हैं, जैसे वाटर, डस्टर, चॉक, वुड, पेन, सॉइल एंड मैनी अदर थिंग्स। ये सारी चीजें जो होती हैं मैटर होती हैं। हमने पढ़ रखा है मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग that have space and occupy some space and have mass। वो कोई भी चीज जिसका कुछ मास होता है और साथ साथ में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। हमने अब तक पढ़ रखा है व्हाट डू अंडरस्टैंड टर्म मैटर। मैटर जिसके पास स्पेस प्लस मास होता है, जिस बॉडी के पास स्पेस एंड मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। जिसके पास स्पेस एंड मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कर्ण। महर्षि कर्ण ने बताया कि अगर हम किसी पीस को या किसी सब्सटेंस को या किसी मैटर को ब्रेक करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिस पर उसे हम और ज्यादा छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे सपोज करते हैं कोई सब्सटेंस था, लेट अस टेक दैट सब्सटेंस। एक सब्सटेंस था, हमने इसे दो पीसेस में ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन इन टू पीसेस, और फिर हमने इसे और अब ये जो था इसे पीसेस में किया, फिर तो यहाँ से पीस निकला वहां उसे ब्रेक डाउन किया और उसे भी ब्रेक डाउन किया तो हमें इतना मिला, उसे भी ब्रेक डाउन किया हमने तो हमें मिला इतना, और ब्रेक डाउन किया इतना, फिर और किया इतना, और फिर और किया इतना, होता चला गया। उन्होंने बताया एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे उसे और ज्यादा छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया सकता। एक कंडीशन विल अराइज इन व्हिच एटम इज नॉट एबल टू डिवाइड फर्दर। उस एटम को और ज्यादा छोटा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो उसी कंडीशन का नाम उन्होंने दिया, महर्षि कर्ण ने दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। परमाणु। जॉन डाल्टन ने इसी परमाणु का नाम दिया था एटम। तो जॉन डाल्टन ने इसका नाम दिया था एटम भाई ने इसका नाम दिया था एटम। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। हम कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, उन्होंने बताया। इसके बाद एक और फिलोसोफर हुए जिनका नाम था महर्षि प्रफुल्ला।
उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं या परमाणु होते हैं वो सिंगल नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के रहते हैं, और उसको हमने नाम दिया अणु। क्या नाम दिया? अणु। और इंग्लिश में बोला उसे मॉलिक्यूल। क्या बोला? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन टू वन नंबर, कंबाइन टू वन। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जब व्हेन टू और मोर देन टू एटम आर कंबाइंड विद वन अनदर इन एनी रेशियो, इन एनी फिक्स्ड रेशियो, तो ऐसे कंडीशन जो बनता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। इस तरीके से वहां पे हमें पता चला इसका। तो एटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती हैं किसी भी मैटर की। तो कह सकते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। एटम एंड molecules are the smallest particle of atom। जो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एटम के ऑफ मैटर, नॉट एटम, इट्स ऑफ मैटर। मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, जिससे कि एक मैटर बना होता है। ये सारी बातें हमें जानी है, या हम एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। किस तरीके से एटम एंड मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और किस तरीके से एटम एंड मॉलिक्यूल डील करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ, और अलग प्रॉपर्टी क्या होती है। एटम एंड मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल एटम एंड मॉलिक्यूल have different properties। एटम एंड मॉलिक्यूल की जो होती हैं कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद नोट इट डाउन। अब जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम क्लास 9th में
दो लॉ के बारे में जानेंगे। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, law of conservation of mass. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लिखते हैं अकॉर्डिंग to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है मास को न तो बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। न तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास जो होता है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज कह सकते हैं, हाँ देखो जैसे एक होते हैं रिएक्टेंट। क्या होती हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस that take part in the chemical reaction, रिएक्टेंट बोलते हैं वो सब्सटेंस कोई केमिकल रिएक्शन में एक पार्ट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, वो बोलते हैं रिएक्टेंट। एंड सब्सटेंस that are formed as a result of the reactant, जब वो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो मिलता है या रिएक्टेंट सब्सटेंस जो मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सब्सटेंस that obtain as the result, substance that obtain as a result in a chemical reaction, in a chemical reaction is called product. और देखो तो रिएक्टेंट होती हैं, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होती हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होती हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एरो कह सकती हैं, एरो इंडिकेट्स, एरो
indicate reaction take place in the forward direction। जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस हो रहा है, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन टेक प्लेस हो रहा है, ये हमारा एरो इंडिकेट करता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग हम कैसे समझा सकते हैं? हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of conservation of mass of substance, mass of reactant H equal to mass of product। जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और उसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैसी कंडीशन में? अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, तो इसमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। 100 ग्राम हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड 56 ग्राम मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम जो मिलता है वो मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है। मास ऑफ रिएक्टेंट का मास कितना है? 100 ग्राम और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम, 56 फॉर कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कंबाइन कर देती हैं
कितना मिलता है 100 ग्राम। तो हम क्लियरली देख रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। इसी तरीके से हम ये एग्जाम्पल बनता सेकंड एग्जाम्पल लिख देखते हैं। इसमें हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड को लेते हैं और दूसरा सोडियम सल्फेट को जब लेते हैं, ये बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट, जब इसको लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें इधर मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। जैसे बोलेंगे बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट। हाँ पता चलना। जो हमारा बेरियम क्लोराइड है जो हमारा बेरियम क्लोराइड है उसका मास है 24.8 ग्राम एंड सोडियम सल्फेट का जो मास है वो है 14.2 ग्राम एंड बेरियम सल्फेट का बेरियम सल्फेट का जो मास है वो 23.3 ग्राम है और सोडियम क्लोराइड का मास जो है 11.7 ग्राम है। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है। मास ऑफ रिएक्टेंट का मास कितना है? हम यहाँ देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट को हम देखें तो कितना मिल रहा है ये 20.89 प्लस 14.29 विच एंड मास ऑफ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो 11.79 प्लस 23.39 इतना मिल रहा है। नाउ इन्हें हम ऐड करते हैं। ऐड करने में कितना आता है? इनको ऐड करने पर हमारा आता है 1.53 करीब आता है। और इस तरीके से जब इन्हें ऐड करते हैं तो यहाँ 1.35 ग्राम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली तो मास ऑफ रिएक्टेंट है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रूफ है। तो मास होता है किसी सब्सटेंस का हमेशा कंजर्व रहता है। हम जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ मास जो होता है हमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट में कुछ चेंज नजर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मास जो होता है वो वेपर की फॉर्म में या किसी और कंडीशन के कारण या एरर के कारण कुछ मास
जो होता है इवोल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए कुछ मास में डिफरेंस आ सकता है। एग्जैक्ट मास हमें एक्सपेरिमेंट्स में मिले, जो थ्योरेटिकली मिला है वो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अराउंड में ही मिलेगा। और अगर हम एयर टाइट कंटेनर और ऐसे स्पेस में करें जहाँ पे कोई मास लॉस नहीं हुआ है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम रहेंगे। ये जो रिएक्शन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का, लैवोशियर ने अराउंड 19th सेंचुरी के दौरान में ये किया था। तो एक बार समझ लेते हैं आज हमने क्या जाना, व्हाट वी लर्न टुडे। आज हमने जाना एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे सारे के सारे मैटर मिलकर बने हुए हैं। जब एटम जो होता है कंबाइन होता है, दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। When two or more atom combines, they form the molecules. और एटम एंड मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, अलग अलग एटम एंड मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एटम एंड मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हमने यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है मास को मतलब बनाया जा सकता है ना, मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ये है लैवोशियर में। और हमें बताया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जिनका जो आपस में कंबाइन करते हैं, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट सब्सटेंस जो मिलता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, तो एरो होता है वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम समझा सकते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट अप होता है, बर्न करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 54 ग्राम पैदा होती है। और मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रूव हो रहा है। इस तरीके से बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। जब इनका मास देखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करते हैं विद इन लिमिट्स ऑफ एरर। गलती होने के चांस हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहे हैं। नोट इट डाउन।